हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। वेलकम बैक टू रैंक चेजर। तो बेटा जी आज की निचोड़ सीरीज में हम लाए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो बेटा इसमें भी इस लेक्चर के अंदर वायरल जितने भी पीवाईक्यूज है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के वो हम सॉल्व करेंगे। और आपकी तैयारी आई होप मेरे अकॉर्डिंग मैं मान रहा हूँ कि बहुत अच्छी चल रही होगी। और ये सीरीज आपकी तैयारी को बूस्ट देने वाली है, बिल्कुल बूस्ट देगी 100%, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चनों को आरबीएससी वाले बार बार मॉडिफाइड करके पूछते हैं। तो बेटा जी हम शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बड़ी डिमांडिंग लेक्चर था और आज की वीडियो में जितने भी सब्सक्राइबर हैं हमारे, जितने भी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका मैं एक बार नाम लेने वाला हूं पूरी वीडियो के अंदर। तो वीडियो में बने रहिए और लास्ट तक देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है ऐसा यूनिट ऑफ द रेसिस्टिविटी। तो बेटा प्रतिरोधकता जिसे हम हिंदी में बोलेंगे उसकी ये पूछ रहा है कि ऐसा यूनिट क्या होगी। तो बेटा जी आपको अच्छे से पता है रेसिस्टिविटी की जो यूनिट होगी एसआई के अंदर वो होती है ओम मीटर। क्या होती है बेटा? ओम मीटर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा रेसिस्ट। तो बेटा जी आपको पता है जब कैथोड है तो कैथोड पे क्या हो रही होगी बेटा? कैथोड पे होती है रिडक्शन रिएक्शन। मतलब कॉपर किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है? कॉपर +2 से 0 के अंदर। तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ E0 CO+2 Cu माइनस एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में क्या लिख सकते हैं हम? Zn से Zn+2। इसको हम लिख सकता हूँ Zn से Zn+2। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेटा जी आपको पता है कॉपर यदि इस पर रिडक्शन पोटेंशियल इसका क्या होगा यदि कैथोड की? तो बेटा जी इसका एक डेटा होता है वो होता है 0.36। इसका क्या होता है? इलेक्ट्रिकल रिडक्शन पोटेंशियल होता है। और यदि मैं इसके जिंक की बात करूँ एनोड पे कितना होगा? तो इस पे होगा -0.76 के अराउंड। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल हमको क्या मिलेगा? इसका डेटा बी ऑप्शन मिलेगा। इसका 1.10 वोल्ट इसका क्या होगा? आंसर होगा। तो आप इस ये जो फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया रेड सी ए, ये जो फॉर्मूला है रेड सी ए, इसके बेसिस पर आप इसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि मानक इलेक्ट्रोड यदि पूछा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसे हम बोलते हैं शी, इसे हम बोलते हैं बेटा शी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। शी आपका मत जानते हो कितनी खतरनाक चीज होती है शी। तो बेटा जी ये है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। ये पूछ रहा है कि इसका संरचना का वर्णन कीजिए। तो अभी हम बेटा इसका वर्णन करते हैं, संरचना क्या कह रही है इसकी। तो बेटा जी इस तरीके का ये होता है शी की शक्ल देखिए आपने कितनी ब्यूटीफुल होती है। देखो ऐसे होती है, तुम इस पे मरे जा रहे हो, देखो कैसी शक्ल होती है इसकी। तो बेटा जी इसमें क्या होता है? एक कांच की एक नली, मतलब एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसके अंदर कॉपर वायर होता है और एक कॉपर वायर लगा होता है। और इसमें यदि हम नीचे की तरफ बात करेंगे इसके इस पार्ट के अंदर तो प्लेटिनम वायर होता है, मतलब प्लेटिनेटेड एक वायर होता है। इसके अंदर भरी होती है मरकरी Hg। ठीक है, और इसके अंदर मैं सॉल्यूशन की बात करूँ, सॉल्यूशन जो होगा H+ आयन का 1 मोलर सॉल्यूशन इसके अंदर भरा हुआ होता है। एज इलेक्ट्रोलाइट ये क्या करेगा? बिहेव करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर इसके नीचे क्या होगी? प्लेटिनेटेड प्लेट भी होती है। प्लस में इसके अंदर एक एंट्री के लिए एक दरवाजा होता है, एक गेट होता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं? प्योर ड्राई हाइड्रोजन गैस को इंसर्ट कराता है एक एटॉमिक प्रेशर, एक एटॉमिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। ठीक है बेटा, और ये क्या होती है? ग्लास जैकेट। तो ये ओवरऑल क्या है? ये शी का एक क्या है? स्ट्रक्चर का हमने वर्णन किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इसको एक्सप्लेनेशन में थ्योरी के अंदर भी लिख सकते हो। एनसीईआरटी में इसका आंसर दिया हुआ है और आपके नोट्स में भी होगा, तो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है राइट द इक्वेशन ऑफ द सेल रिएक्शन टेकिंग प्लेस एनोड एंड कैथोड ड्यूरिंग द ड्राई सेल। तो बेटा ड्राई सेल में पूछा जा रहा है कि ड्राई सेल होता है उसमें भी एनोड और कैथोड दो टर्मिनल होता है, दो इलेक्ट्रोड होता है। तो उनमें रिएक्शन कौन कौन सी होती है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो हम आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये मैं आपके लिए लाया हूँ ड्राई सेल का स्ट्रक्चर। ये आपने देखा ही होगा अपने घरों में, जो घड़ी है, बैटरीज है, इनमें हम यूज करते हैं, टीवी का रिमोट है, इन सब में हम इन ड्राई सेल का यूज करते हैं। ड्राई सेल में क्या होता है बेटा जी? इसमें भी दो ही टर्मिनल होता है, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। जो एनोड होता है वह जिंक की इनर केस बना होता है, मतलब एनोड होता है वो सेकंड लेयर होती है। बाहर से यदि मैं बात करूं तो फर्स्ट लेयर तो ये होगी सेकंड लेयर। ठीक है, जो किसकी बनी होती है? जिंक की बनी होती है। ठीक है, और कैथोड की बात करूं तो कैथोड की बेटा ये क्या होता है? ये जो ग्रेफाइट की जैसी आपको काली जो रोड दिख रही है, ठीक है, जो कि ग्रेफाइट की होती है, ये कैथोड की तरह काम करती है, कैथोड इलेक्ट्रोड की तरह काम करती है। तो बेटा जी ये भी एक तरीके से पूरा सर्किट बन चुका है और इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही रिएक्शन होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि मैं एनोड की बात करूंगा तो एनोड पे क्या होगा? आपको पता है एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। हर कोई सा भी सेल उठा लेना, ऑक्सीडेशन मिलेगा एनोड पे। तो बेटा जी जिंक किसकी बनी है? एनोड, मतलब एनोड किसका बना है? जिंक का। ये क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा, इन कन्वर्ट इनटू Zn+2 आयन और दो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। दिस इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कैथोड की बात करें, कैथोड हमको पता है किसका बना होता है? पेस्ट ऑफ MnA2 NH4Cl अमोनियम क्लोराइड और कार्बन का पेस्ट इसके अंदर होता है, जो किसकी तरह वर्क करता है?
कैथोड की तरह वर्क कर रहा है बेटा, और एक ग्रेफाइट किसी एक छड़ भी आपको दिख रही होगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा बेटा, MnO2 होता है, सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है एक तरीके से। इसमें NH4Cl है, तो NH4 जो अमोनियम आयन है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, एक्सेप्ट करता है, और इट विल बी कन्वर्ट इनटू Mn2O3। Mn2O3 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, Mn2O3 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और अमोनिया गैस प्लस में H2 हमें मिलता है। तो ये जो दोनों रिएक्शन है ये ड्राई सेल की एनोड और कैथोड दोनों पे होती है। तो बेटा जी इसे रट लेना, इसे याद कर लेना कि कौन से टर्मिनल पे कौन सी रिएक्शन होगी और क्या प्रोडक्ट बने, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि ये पूछ रहा है हाउ डज द कोरोजन ऑफ द आयरन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड द एयर, डिस्क्राइब। तो बेटा कोरोजन क्या होता है, जंग का लगना। आपने देखा होगा अपने घरों में कोई भी लोहे की चीज होती है, वो थोड़ी देर मतलब कुछ दिन यदि हम उसको बाहर एनवायरनमेंट में हवा के प्रेजेंस में या फिर पानी के कांटेक्ट में यदि हम रख देंगे तो वो क्या होती है, कोरोड होने लग जाती है, खराब होने लग जाती है, उस पर जंग लग जाती है। वही प्रोसेस क्या होती है, कोरोजन बोलते हैं उसको, जंग लगना, संक्षारण हिंदी के अंदर बोलते हैं। और दिस इज द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, ये केमिकल रिएक्शन होती है बेटा, उसमें भी केमिस्ट्री होती है, ठीक है। तो बेटा जी इसमें भी यदि हम कोरोजन की बात करें तो ये भी एक तरीके से क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स मतलब जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही रिएक्शन साइमल्टेनियसली साथ साथ होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलता है। तो इसमें भी बेटा जी 2 टर्मिनल बन जाता है, एक एनोड बनता है, एक बनता है कैथोड। तो बेटा जी दिस इज द रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली साथ साथ होती है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, रिडक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो बेटा जी आपको पता है ऑक्सीडेशन हो रही है, तो ऑफ कोर्स ऑक्सीडेशन कहां पे होगा, एनोड पे होगा, चाहे कोई सा भी सेल हो, याद रखना एनोड पे होगा। और रिडक्शन कहां पे होता है, रिडक्शन होता है बेटा कैथोड पे, कोई सा भी सेल हो ऑक्सीडेशन एनोड पे ही होगा और रिडक्शन कैथोड पे ही होगा, ठीक है बच्चों। तो यदि मैं ऑक्सीडेशन की बात करूं तो सबसे पहले हम किस पे बात कर रहे हैं, कोरोजन की, लोहे पे। तो लोहे को हम क्या बोलते हैं, आयरन, इसके Fe से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि सॉलिड फॉर्म में हमने लिया हुआ है, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन होगा और इट विल बी कन्वर्टेड टू Fe+2 आयनिक स्टेज, प्लस में दो इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो इसके इसका ऑक्सीडेशन नंबर पहले 0 था, इट विल बी कन्वर्टेड टू +2। तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, ज्यादा बढ़ रहा है, यही क्या है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ठीक है। फिर बेटा जी हमने ऑक्सीडेशन करा लिया तो हमको पता है कि रिडक्शन भी होगा। तो रिडक्शन किसका होगा, तो बेटा जी रिडक्शन में क्या होता है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये घूम फिर के इधर आते हैं, ये घूम फिर के ही इसके पास आता है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, क्योंकि हमें पता है कोरोजन जो प्रोसेस होता है वो ऑक्सीजन और पानी के प्रेजेंस में ही होता है, दोनों के साथ रिएक्ट करेगा एंड इट विल बी कन्वर्टेड टू OH- एक्वस, एक प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो ओवरऑल यदि मैं रिएक्शन बोलूँ, इसकी ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, ओवरऑल जो हमारे पास रिएक्शन होगी वो ये होगी। ओवरऑल रिएक्शन की यदि मैं बात करूं तो ये होगी। तो बेटा जी कुल मिला के बात ये होती है इसके अंदर कि Fe+2 जो हमारे पास ये बना हुआ है, ऑक्सीडाइज एक तरीके से प्रोडक्ट है, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन, एनवायरनमेंट में आपको पता है पानी या मॉइस्चर या ऑक्सीजन ही प्रेजेंट है, दुनिया भर की गैसेस प्रेजेंट है, बट ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करती है। तो बेटा जी Fe+2 है वो किसके साथ रिएक्ट करेगी, ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करेगी एंड इट विल बी कन्वर्टेड टू फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। किस में कन्वर्ट होगा, Fe2O3। अब ये Fe2O3 एक और चीज में कन्वर्ट होता है, इधर लिख देता हूं। तो ये Fe2O3, तो बेटा जी इसने ऑक्सीजन के साथ तो रिएक्शन कर ही ली, इसने ऑक्सीजन के साथ तो रिएक्शन कर ही ली, बट यहाँ पे पानी तो रह ही गया। तो बेटा जी Fe2O3 है, ये पानी के साथ रिएक्शन करेगा और इसमें कन्वर्ट हो जाएगा Fe2O3.XS2O, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, इसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बोलता है। तो बेटा जी आपने ओवरऑल समझ गए होंगे कि एनोड और कैथोड पर कोरोजन प्रोसेस में क्या होगा, और ओवरऑल रिएक्शन यदि मैं इस रिएक्शन की जान बोलूं कोरोजन प्रोसेस की, तो वही रिएक्शन होती है। तो बहुत ही सिंपल सी ये रिएक्शन है, आप आराम से याद करके जा सकते हो। आई होप आपके अच्छे से समझ में आओ, ठीक है बेटा जी। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड हमसे क्या कह रहा है, सेकंड हमसे कह रहा है कि राइट द इक्वेशन ऑफ सेल रिएक्शन टेकिंग प्लेस एनोड कैथोड ड्यूरिंग द मरकरी सेल। तो बेटा जी मरकरी सेल में पूछ रहा है कि एनोड कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है। सेल ही सेल पे क्वेश्चन आ रहा है, याद रखना बेटा जी, सेल ही सेल पे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, सेल सारे लट जाना, सब याद कर जाना, डायग्राम्स भी याद कर जाना। तो बेटा जी हम मरकरी सेल की यदि मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो बेटा ये होता है मरकरी सेल, जो उसके अंदर घड़ी के अंदर आता है बेटा, घड़ी के अंदर छोटा सा बटन सेल होता है ना, उसे हम बोलते हैं मरकरी सेल। मरकरी क्यों होता है, तो बेटा जी इसका स्ट्रक्चर मैंने डिसेक्शन किया हुआ, ऑपरेशन करके मैंने इसकी फोटो लगाई हुई है। तो बेटा जी इसमें भी 2 टर्मिनल होते हैं, एक होता है एनोड और एक होता है बेटा कैथोड।
इसमें जो एनोड है वो जिंक और अमलगम दोनों से मिलकर बना होता है, ZnHg से मिलकर बना होता है। याद रखना, ट्राई सेल में पूछ सकता है कि एनोड किसका होता है, तो बेटा जिंक अमलगम का बना होता है। फिर हम कैथोड की बात करें तो कैथोड में मर्करी ऑक्साइड और ग्रेफाइट से मिलके क्या बना होता है, इसका कैथोड बना होता है। ठीक है, ये एनोड कैप है, जो एनोड के ऊपर कैप होता है। ठीक है, ये गैस किट होता है अंदर, ये सेपरेटर होता है, इससे हमको मतलब नहीं है, जो कि एनोड कैथोड को दोनों को अलग करता है। तो हमें तो मतलब है एनोड कैथोड से। एनोड बना होता है जिंक अमलगम से, कैथोड बना होता है जिंक मर्करी ऑक्साइड प्लस में ग्रेफाइट से। अब हम इसकी रिएक्शन देखते हैं आगे। तो बेटा जी इसकी रिएक्शन मैंने लिखी हुई है ऑलरेडी, क्योंकि मैं इस वीडियो को शॉर्ट से शॉर्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे बच्चों का ज़्यादा समय खराब नहीं हो। तो बेटा जी एनोड पे क्या होगा और कैथोड पे क्या होगा। एनोड आपको पता है किसका बना है, जिंक अमलगम से बना है, इसे बोलते हैं ZnHg, इसको बोलते हैं जिंक अमलगम। तो बेटा बबलगम नहीं है, जिंक अमलगम है। ठीक है, जो कि OH माइनस के साथ रिएक्शन, मतलब इसका ओवरऑल क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि एनोड है। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। किसी भी टाइप का सेल हो, ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे ही होगा। एनोड पे जैसे ऑक्सीडेशन होगा तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से ये कन्वर्ट हो जाएगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। इट विल बी कन्वर्टेड टू Zn ऑक्साइड H2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन, ये बाहर निकाल के फेंक देगा। एनोड पे ही होता है। और आपको पता है कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे आपको पता है रिडक्शन ही होता है, रिडक्शन ही होता है। और ये किसका बना होता है, जिंक ऑक्साइड प्लस में ग्रेफाइट का कैथोड बना होता है। तो बेटा जी जिंक, जब इसमें रिएक्शन कौन करेगा, इसमें करेगा मर्करी ऑक्साइड, सॉरी मर्करी ऑक्साइड क्या करेगा, H2 या 2 इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन निकाले ये इलेक्ट्रॉन लेगा और इट विल बी कन्वर्ट टू जिंक, वो सॉरी मर्करी के अंदर। तो ये बेटा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, जिससे इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर क्या हो रही है, डिक्रीटमेंट हो रहा है, घट रही है। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, रिडक्शन बोलता है, रिडक्शन बोलते हैं। तो दोनों जो रिएक्शन है ये ड्राई सेल में होती है, एनोड और कैथोड पे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ता हूँ। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है कि फैराडे का सेकंड लॉ के बारे में पूछ रहा है कि फैराडे का सेकंड लॉ क्या होता है। तो बेटा जी अभी हम देखते हैं फैराडे का सेकंड लॉ क्या होता है। तो फैराडे ने 2-3 टाइप के नियम दिए थे, साइंटिस्ट था ये। ठीक है, इसने बहुत इंटरेस्टिंग नियम दिया है। तो बेटा जी बहुत ही इजी तरीके से मैं समझाऊंगा फैराडे का सेकंड लॉ क्या होता है। फर्स्ट लॉ आगे भी फर्स्ट लॉ आ रहा है, छोड़ के मत जाना, आंसर ये क्वेश्चन आ सकता है, बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो फैराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है। तो बेटा जी ये कह रहा है व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड आर द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट। तो बेटा छोड़ो आप इस बात को, मैं आपको इजी वे में समझाता हूँ। ये डेफिनेशन तो आपको लिखनी पड़ेगी, ये याद करनी पड़ेगी, एग्जाम में यही पूछी जाएगी, बट इसको समझ लो होता क्या है। मैंने क्या लिया बेटा, अलग अलग एपरेटस लिए, वो सॉरी अलग अलग मैंने बीकर्स लिए। ठीक है, बहुत सारे मैंने बीकर्स ले लिए, उनके अंदर मैंने अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स को भर दिया, उनके अंदर मैंने अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स को भर दिया, अलग अलग मैंने इलेक्ट्रोलाइट्स को भर दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इन सभी इलेक्ट्रोलाइट्स में सेम करंट जनरेट करवाया, सेम करंट मैंने फ्लो करवाया। बर्तन लिए मैंने अलग अलग, पात्र जो मैंने लिए बीकर वो मैंने अलग अलग लिए, और इन तीनों में भी अलग अलग ही इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन लिया, इलेक्ट्रोलाइट लिया है, फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन लिया अलग अलग, बट मैंने करंट इनको एक ही दिया है, एक ही सर्किट से करंट जोड़ दिया और तीनों में लगा दिया। तो बेटा जी इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रोड्स दिख रही है, सेल है तो ऑफकोर्स इलेक्ट्रोड होता ही है, तो इलेक्ट्रोड पे क्या होने लग जाती है, डिपॉजिट होने लग जाती है। जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो इसमें सब्सटेंस होते हैं, वो क्या होता है, इसके बॉटम में डिपॉजिट होने लग जाता है। तो ये जो बॉटम पे जो डिपॉजिट हुए हैं सब्सटेंस, उनका जो मास होता है, उनका द्रव्यमान जो होता है, ठीक है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस। इक्विवेलेंट वेट के क्या होगा बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E लिख सकते हैं, या फिर मैं W1/W2 = E1/E2 भी मैं इसको लिख सकता हूँ। तो ये क्या है, फैराडे का फर्स्ट लॉ है बेटा जी, ये क्या है, फैराडे का फर्स्ट लॉ है। ठीक है, ये पूछ रहा है अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस लिबरेटेड या डिपोजिटेड एट द इलेक्ट्रोड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केमिकल इक्विवेलेंट, जिसे हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, केमिकल इक्विवेलेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या है, सेकंड लॉ है, किसका, फैराडे का सेकंड लॉ है, बहुत ही इजी सा लॉ है। ठीक है, उसने भी यही बोला है कि बेटा जी मैंने सेम क्वांटिटी की इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई है अलग अलग सॉल्यूशन में सेम टाइप की इलेक्ट्रिसिटी जब मैं पास करवाता हूँ, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रॉन, तो बेटा जी जो भी डिपॉजिट हुए हैं इन इलेक्ट्रॉनों में, जो भी सब्सटेंस के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है उसकी केमिकल इक्विवेलेंस के। किसके प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली केमिकल इक्विवेलेंस के होता है। यही क्या है, फैराडे का सेकंड लॉ है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं।
सेकंड कह रहा है 298 पर इतने मोल NaOH का विलयन की चालकता ये दी हुई है, ठीक है। तो इतने पे मोलर कंडक्टिविटी पूछ रहा है, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी के बारे में पूछ रहा है, लैम्बडा m के बारे में पूछ रहा है। तो बेटा जी एक चीज याद रखना, कोई भी न्यूमेरिकल करो तो जिसके बारे में पूछा गया ना पहले वो फॉर्मूला लिख लो। तो हम बेटा ये फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। लैम्बडा m हमसे पूछ रहा है, लैम्बडा m निकलवाना चाह रहा है। तो इसने दिया है 298 केल्विन पर 0.05 m मोलर, इसकी कंसंट्रेशन दी गई है, जिसे हम C से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसकी कितना होगा 0.05 m NaOH की, ठीक है। फिर ये पूछा गया विलयन की चालकता, चालकता पूछी गई है इसमें, कंडक्टिविटी से पूछा गया है, ठीक है। तो चालकता जो होगी विशिष्ट चालकता होगी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसे मैं कप्पा से रिप्रेजेंट करूंगा, तो ये होगा 0.0115 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो बेटा जी मुझे तीन चीजें इस क्वेश्चन में मिली है। पहले तो हमको निकालना है मोलर चालकता, लैम्बडा m को निकालना है। दूसरा क्वेश्चन में हमको गिवन है कंसंट्रेशन, प्लस में जो चालकता है विलयन की वो गिवन है, ठीक है। अब ये निकलवा क्या चाह रहा है, ये निकलवाना चाह रहा है लैम्बडा m मोलर कंडक्टिविटी। तो लैम्बडा m कैसे निकालेंगे, तो इसका एक फॉर्मूला होता है बहुत इंटरेस्टिंग से, आपके सामने दिया हुआ है। तो बेटा जी हमको ये निकलवाना चाह रहा है, इसका जो फॉर्मूला होता है कैसे निकालेंगे, ये होती है कंडक्टिविटी इंटू 1000 बटा कंसंट्रेशन। तो बेटा जी इसमें हम क्या रखेंगे, इसकी डिजिट, इसकी जो हमको वैल्यू दी गई है वो रख देंगे। तो कप्पा की जो वैल्यू थी वो क्या थी 0.0115, तो ये होगा 0.0115 इंटू 1000 बटा कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ था बेटा, कंसंट्रेशन था 0.05। तो बेटा जी आप इसको सॉल्व करोगे तो हमें मिल जाएगा आंसर। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको सॉल्व कीजिए, आंसर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन से क्वेश्चन ये जो फॉर्मूला है, इसे क्वेश्चन कम से कम 5-6 बार पूछा जा चुका है, इसको याद करके जाना। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है, बहुत ईजी फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू डालो और आंसर निकालो, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चा अब नेक्स्ट क्वेश्चन डेनियल सेल के बारे में पूछा गया, ये हम डिस्कस कर चुके हैं आगे के पीछे क्वेश्चन में डेनियल सेल के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डायग्राम है, डायग्राम पूछा है, बहुत ईजी सा है, चित्रकारिता आपको आती होगी, ठीक है। और लड़कियों को तो स्पेशली आती होगी क्योंकि वो तो आर्ट में पहले ही बहुत अच्छी होती है। तो कुछ नहीं है, डायग्राम बना के आओ आराम से। बस मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ इसमें बहुत इंटरेस्टिंग सी, वो इंटरेस्टिंग सी ये है कि यदि वो पूछे इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉन का फ्लो पूछे डेनियल सेल के अंदर, तो बेटा जी पहले आप याद रखो डेनियल सेल क्या होता है, ये होता है गैल्वेनिक सेल भी इसे हम बोलते हैं, इसे हम गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, इसको हम गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं इससे, ठीक है। फिर ये पूछ रहा है हमसे कि ये पूछ सकता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ पे होता है, किसके अंदर, डेनियल में। तो बेटा जी इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होगा आउटर सरफेस पे वो होगा एनोड टू कैथोड, एनोड टू, इलेक्ट्रॉन जाएंगे एनोड से कैथोड की ओर। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है, और एनोड भी क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि इसके पास है इलेक्ट्रॉन, इस वजह से नेगेटिव है। अब ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, जाएंगे मूव करते करते किसके पास जाएंगे, कॉपर के पास। क्यों जाएंगे, कॉपर है पॉजिटिव टर्मिनल, तो आपको पता है अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो बेटा अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, कैथोड है पॉजिटिव टर्मिनल, तो बेटा जी इलेक्ट्रॉन भाग के जाएगा किधर, इधर, कैथोड की तरफ, ठीक है। तो यदि वो इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट पूछे डेनियल सेल में, तो बेटा आउटर पे मतलब सेल के बाहर इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है वो एनोड टू कैथोड होता है। किसके बाहर, सेल के बाहर, आउटर पे, सेल के बाहर, सेल के बाहर क्या होगा इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट, वो होगा एनोड टू कैथोड, ठीक है। बट अंदर की पूछ रहा है कि भाई अंदर की बात क्या है, अंदर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या होगा। तो बेटा जी अंदर की मैं बात करूं, इनर सर्किट के अंदर मैं बात करता हूं, तो अंदर इनर सर्किट में इनर इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट में बात करूंगा, ठीक है। तो बेटा जी कैथोड से एनोड की ओर क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे। तो बेटा जी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आया, पहले देखो बाहर सर्किट पे, एनोड से एथोड। अब बेटा जी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुंच चुका है, ठीक है। अब इसको सर्किट कंप्लीट करना है, मतलब एक साइकिल चलानी है। तो बेटा जी बाहर तो इसने मूवमेंट किया इस तरीके से, अंदर कैसे करेगा, ऐसे। तो कैथोड टू एनोड, बस आप तो ये साइकिल खींच दो, एक ऐसे ऐसे सर्कल बना दो कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन चालू होएगा, कैथोड पहुंचेगा बाहर सर्किट पे, आउटर सर्किट पे, बट इनर सर्किट पे क्या होगा, इसका मूवमेंट होगा वो क्या होगा, कैथोड टू एनोड होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इसकी ट्रिक बता देता हूँ, लेफ्ट LOAN, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव, और इसका जस्ट अपोजिट होगा RRCP, राइट रिडक्शन, कैथोड पॉजिटिव। आई होप आपके समझ में आ गया। दो ऑपरेटर्स है, साल्ट ब्रिज से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपके अच्छे समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, अब बेटा जी देखो दोबारा से रिपीट हो गया क्वेश्चन,
पहले उसने सेकंड लॉ ऑफ फैराडे पूछा था, अब पूछ रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। तो बेटा जी हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे को भी हम उसी डायग्राम से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो बेटा जी मैंने क्या कर लिया, तीनों अलग अलग सेल ले लिए, मतलब 3 अलग अलग पात्र में या फिर बीकर में मैंने सेल ले लिए। तीनों में इलेक्ट्रोलाइट्स भी मैंने अलग अलग ले, इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशन है वो भी मैंने अलग अलग ले लिए। देखो इसमें H2SO4 ले लिया, इसमें CuSO4 ले लिया, इसमें AgNO3 ले लिया, तीनों ही अलग अलग ले लिया। बट करंट मैंने एक जैसा फ्लो करवाया, करंट मैंने तीनों को एक जैसा दिया है, करंट जो दिया है वो मैंने एक जैसा दिया है तीनों को। फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे में भी यही था, सेकंड में भी यही है। ठीक है बेटा, कि तीनों अलग अलग सेल लिए, मतलब मैं एक से ज्यादा सेल लेता हूं, और बट उनके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो भी मैं अलग अलग लेता हूं, बट इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो मैं एक जैसा ही कराता हूं। तो क्या होता है, तो ये पूछ रहा था मास ऑफ सब्सटेंस। तो बेटा क्या होता है, जैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करवाया, तो क्या होगा, इसमें जो सब्सटेंस होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स के सब्सटेंस होंगे, वो कहाँ पे डिपॉजिट होने लग जाते हैं, इन इलेक्ट्रोड्स पे डिपॉजिट होने लग जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होने लग जाता है। सेकंड लॉ क्या कहता है कि जो सब्सटेंस यहाँ पे डिपॉजिट हुआ है उसका मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है उसका केमिकल इक्विवेलेंस के। सेकंड लॉ तो ये था। फर्स्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट कुछ अलग बोलता है। फर्स्ट ये कह रहा है द मास ऑफ द सब्सटेंस, मास ऑफ द सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे, डिपॉजिटेड एट ऑन द इलेक्ट्रोड, डिपॉजिटेड एट ऑन द इलेक्ट्रोड, डिपॉजिट एट ऑन द इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बेटा जो मैंने इलेक्ट्रिसिटी दी है, इसको जो इलेक्ट्रिक मतलब करंट फ्लो करवाया, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करवा रहा है फैराडे ऑफ फर्स्ट लॉ। तो कह रहा है द मास ऑफ द सब्सटेंस m डिपॉजिटेड एट ऑन द इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब Q के क्या होगा बेटा, समानुपाती होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है बेटा जी, ये हमसे ये कह रहा है। अब इसको हम आगे कर लेते हैं। तो m है, इसको मैं यदि इजिकल टू लगाऊं तो बेटा जी ZIT, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये क्या है, एक तरीके से कांस्टेंट है, और ZIT Q को यदि मैं आगे लिखूंगा, Q क्या होता है, I इंटू टी होता है। T होता है यहाँ पे समय, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, I क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है, Z इसका कांस्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेकंड लॉ क्या कहता है कि जो तूने भाई डिपॉजिट कर रहा है ना ये मास, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी क्या, इलेक्ट्रिसिटी, वो पूरा चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सेकंड लॉ क्या बोलता है कि जो डिपॉजिट हुआ है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, केमिकल इक्विवेलेंस के। बस इतना सा फर्क है दोनों के अंदर। तो बेटा जी फर्स्ट और सेकंड लॉ पूछा जा चुका है, बार बार पूछ रहा है, याद करके जाना, अच्छे समझा दिया है। ठीक है, फिर हम सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये हमें दिया हुआ है, मतलब वही क्वेश्चन बेटा रिपीट हुआ है जो हमने पहले किया था। इसमें देखो कंसंट्रेशन ये दी हुई है C, विलियन की चालकता दी हुई है कप्पा, और ये पूछा गया है लैम्बडा m, मोलर कंडक्टिविटी। तो बेटा जी इसमें जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा, शायद मैंने लिख दिया होगा, फॉर्मूला है ये लैम्बडा m इजिकल टू कप्पा इंटू 1000/c, ये फॉर्मूला होगा, और इस फॉर्मूले में आप वैल्यू रखोगे और इसका आंसर निकालोगे, आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, हम पहले कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। आगे क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है राइट द केमिकल इक्वेशन टेकिंग प्लेस द कैथोड इन द प्रेजेंस ऑफ कोरोजन। तो बेटा जी पूछ रहा है जंग के दौरान कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती है। तो आपको पता है कैथोड में रिडक्शन रिएक्शन होती है। रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, वाटर होता है, ठीक है, वो रिएक्ट करता है। हमने पहले ही कोरोजन वाले कंसेप्ट को, इसको अच्छे से समझ चुके हैं। तो कोरोजन का कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ एक बार और। तो ये हमारे पास पूछा जा रहा है, ये वाला क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर दिया। देखो RBSC वालों ने ये पूछ रहा है कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती है। तो बेटा जी ये रिएक्शन होती है कैथोड पे, ये पूछी जा रही है। ठीक है, तो ये रिएक्शन ये दोबारा से क्या हो रहा है बेटा, रिवर्ट हुआ है, क्वेश्चन दोबारा से पूछा गया। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले, इस रिएक्शन को याद करके जाना। ठीक है, सेकेंड है इफ द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम इज -2.37 वोल्ट। तो ये पूछ रहा है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो बेटा रिडक्शन पोटेंशियल पूछा है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। तो बेटा जी शी बड़ी खतरनाक चीज होती है, शी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो किसका है, मैग्नीशियम का। तो शी का यदि मैं बोलूं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, -2.37। तो ये पूछ रहा है ऑक्सीडेशन। तो बेटा ऑक्सीडेशन जस्ट अपोजिट होता है, तो ऑक्सीडेशन का निकालूंगा। तो बेटा जी ऑक्सीडेशन ये रहा, इसको यदि मैं निकालता हूँ ऑक्सीडेशन का, तो हम क्या लिख सकते हैं, रिडक्शन की वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगी -2.37 वोल्ट है। तो ई ऑक्सीडेशन क्या होगा इसका, प्लस में हो जाएगा, +2.37। तो ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आपको यदि रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है तो
तो आप उसको माइनस में दिया है तो प्लस में कन्वर्ट कर दो, वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। ऑक्सीडेशन दिया गया है तो उसको रिडक्शन में कन्वर्ट कर दो, अपोजिट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आंसर इसका है। सी हमसे कह रहा है कि द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिविटी सेल फील्ड द इतने कंसंट्रेशन सोल्यूशन इज द, तो बेटा जी यहाँ पे ये है आर। कैलकुलेट द सेल कांस्टेंट, तो सेल कांस्टेंट को हम जी स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी कंडक्टिविटी भी दी गई है। कंडक्टिविटी कितनी है इसकी, ये रही के। तो बेटा हमको क्या क्या दिया गया है, आप क्वेश्चन में ये पहचाना करो क्या क्या दिया गया है। तो बेटा जो हमको क्वेश्चन में दिया गया है, एक तो रेसिस्टिविटी मतलब रेसिस्टेंस दिया हुआ है जो कि है 100 ओम दिया हुआ है। हमसे क्या निकलवाना चाह रहा है, सेल कांस्टेंट निकलवाना चाह रहा है, इसे हम बोलते हैं जी स्टार। क्या बोलते हैं, जी स्टार। और हमको कंडक्टिविटी भी दी गई है कप्पा, जो कि जिसकी वैल्यू 0.012 ग्राम साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। अब ये पूछ रहा है कि सेल कांस्टेंट निकाल दे भाई मेरे को। तो सेल कांस्टेंट का बेटा सिंपल सा फॉर्मूला होता है जी स्टार इज इक्वल टू आर इंटू कप्पा। जी स्टार इज इक्वल टू आर इंटू कप्पा, ये क्या होगा, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है। तो इसकी वैल्यू रख देंगे, आर क्या है 100 है, कप्पा कितनी है 0.012 है। इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, ओनली ये छोटा सा फॉर्मूला याद करना है बस, और ये पहचानना आना चाहिए कि ये क्या पूछा गया है। तो आर तो इसमें रेसिस्टेंस है, जी स्टार हमसे पूछा है, कप्पा जो चालकता इसे हम बोलते हैं, कंडक्टिविटी उसकी वैल्यू दी गई है। सिंपल सा फॉर्मूला है, याद कर देना, छोटा बच्चा ही कर देगा यार। जी बराबर आर के, जी आर के, जी आर के, जी आर के, जी आर के, ऐसे भी याद करोगे कोई दिक्कत ही नहीं है। सुबह उठते खाते टाइम नहाते टाइम कैसे भी याद कर लो आप तो। ठीक है, तो बेटा ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि राइट द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस एनोड। तो बेटा देखो दोबारा से कोरोजन में पूछा है, अथवा में आया हुआ क्वेश्चन था, पहले उसमें पूछा था एनोड पे क्या होता है, ये होता है कैथोड पे। तो बेटा रिपीट क्वेश्चन है, हम इसको डिटेल में कर चुके हैं, याद कर जाना। ये पूछ रहा है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिंक का। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया गया है 0.76। अब ये पूछ रहा है ऑक्सीडेशन, जस्ट अपोजिट। तो ऑक्सीडेशन क्या होगा माइनस में, तो ऑक्सीडेशन क्या होगा प्लस में, 0.76 हो जाएगा। ये भी रिपीट है। ठीक है, सेकंड थर्ड हमसे कह रहा है कंडक्टिविटी ऑफ द, ये पूछा गया तो बेटा ये भी रिपीट है। इसमें भी जो फॉर्मूला लगेगा लैम्बडा एम कप्पा इंटू सी, वो कप्टा इंटू 1000 बटा सी, ये फॉर्मूला लगेगा, ये भी रिपीट है। इसको ट्राई कीजिए, इनका आंसर नहीं लिख रहा हूँ मैं, इनको सॉल्व नहीं करवाया, ये मैथमेटिक्स है, ये आप सॉल्व कीजिए, इनका आंसर निकालने की कोशिश कीजिए, और इनकी यूनिट्स का भी ध्यान रखना है एग्जाम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि हॉल हॉरल, तो बेटा ये सिलेबस से बाहर है, से मतलब नहीं है हमको। अब ये पूछ रहा है डेनियल सेल, बता दे भाई डेनियल सेल क्या है। डेनियल सेल में होने वाली इलेक्ट्रोड पे अभिक्रिया तो हम पढ़ चुके हैं। ये है बेटा एनोड, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन मतलब जिंक किस में कन्वर्ट होगा Zn+2 के अंदर। ये है कैथोड, कैथोड पे क्या होगा कॉपर+2, इट विल बी कन्वर्ट टू कॉपर+2 इलेक्ट्रॉन। तो ये होगा यहाँ पे रिडक्शन, तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं, रिपीटेटेड क्वेश्चन है। सेल के डायग्राम तो बेटा जी याद कर जाना, रिपीटेटेड क्वेश्चन है, सेल ही सेल से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, सेल ही सेल से, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में पूछा है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है। तो बेटा जी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी सीरीज होती है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसके अंदर जो आपको एलिमेंट्स दिए हुए हैं इनको अरेंज किया गया है इनके इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो पोटेंशियल होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, उसके अकॉर्डिंग इनको अरेंज किया है। ये मैंने एनसीईआरटी से लिया हुआ है बेटा, तो इसमें उल्टा दिया हुआ है, मैं थोड़ा दूसरे तरीके से याद करवाता हूँ। इसमें लिथियम नीचे है बट मैं थोड़ा अलग तरीके से याद कर रहा हूँ, मैं ट्रिक बता देता हूँ इसकी। तो बेटा जी ट्रिक है इसकी, ली ट्रिक बता देता हूँ, ली को बा का ना मांग अकेले मन जन कर फेंक दे नीटिन को। ली को बाकाना मांग अकेले मंजन कर फेंक दे नीटिन को। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन बास, हाइड्रोजन बाउस आ जाएगा भाई साहब यहाँ पे, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है। ठीक है, फिर हम नीचे लिखेंगे क्योंकि होगी आज, क्योंकि इसमें हम लिख सकते हैं बेटा क्योंकि होगी, क्योंकि आज होगी, क्योंकि होगी आज, आज पेटू औरत, पेटू औरत। तो ये क्या मेरी एक छोटी सी ट्रिक बनाई हुई है बेटा बकवास सी, तो मैं इस तरीके से इनके क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, बाकी आपके पास कोई और ट्रिक हो तो आप उससे याद कर सकते हो जो आपके टीचर्स ने बताई हो। ठीक है, तो बेटा जी यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है, ये रहा हाइड्रोजन, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है, ये एक तरीके से रेफरेंस लिया जाता है।
ठीक है। तो बेटा जी जो ऊपर जो मेटल है, ऊपर जो मेटल है ये लिकोबा ना मांग अकेले, तो बेटा जी ये क्या होता है, इनकी एसआरपी वैल्यू, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, इनकी होती है नेगेटिव। एसआरपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। और जो नीचे वाले जो मेटल्स होते हैं ये, इनकी जो एसआरपी की वैल्यू होती है वो क्या होती है बेटा जी, पॉजिटिव होती है। क्या होती है, पॉजिटिव होती है। जिन मेटल्स की वैल्यू, जिन मेटल्स की वैल्यू एसआरपी, जिनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव होगा, वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरे का तो रिडक्शन करेंगे और खुद का ऑक्सीडेशन करवाएंगे, ठीक है। और जिनके एसआरपी वैल्यू पॉजिटिव है वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो खुद का रिडक्शन करवाएंगे, दूसरे का ऑक्सीडेशन करेंगे। एजेंट क्या करता है, दूसरे का काम करता है बेटा। एजेंट, एलआईसी एजेंट, दुनिया भर के एजेंट घूमते फिरते हैं। एजेंट क्या करता है, दूसरे का काम करता है। तो ये कौन सा एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा, खुद का रिडक्शन करेगा। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जो दूसरे का काम करेगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा और खुद का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। ये याद रखो, ये इसकी जो एसआरपी की वैल्यू है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इन वैल्यूज को याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई काम की नहीं है। बस आप याद रखो, जो ये मेटल है ये क्या है बेटा, लिथियम है। लिथियम है, कहाँ पे आता है पीरियोडिक में, लेफ्ट साइड आता है। एल्केलाई मेटल है, एल्केलाई मेटल। तो ये क्या होता है बेटा, मेटल होता है। क्या होता है बेटा, मेटल होता है। मेटल की एक टेंडेंसी होती है, डोनेट द इलेक्ट्रॉन। मेटल की एक आदत होती है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता ही है। जैसे कई लोगों की आदत होती है ना, गाली बकने की, गाली देंगे ही, कुछ भी हो जाए। उसी तरीके से मेटल क्या करेगा भाई, इलेक्ट्रॉन देगा। तो इसकी एक टेंडेंसी होती है, डोनेट द इलेक्ट्रॉन, डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन देगा, इसके बाद भरे पड़े हैं, कहेगा मुझसे इलेक्ट्रॉन ले ले, मेरी टेंडेंसी है, ठीक है बेटा। तो इलेक्ट्रॉन, डोनेट द इलेक्ट्रॉन। और जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। ऑब्वियस सी बात है। जैसे कि मान लो लिथियम है, इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया और ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, लिथियम प्लस में कन्वर्ट हो गया है, लिथियम प्लस में कन्वर्ट हो गया। इसने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। दिस इज द मेटल। क्या ये मेटल है। अब इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इसके ऊपर पहले क्या था, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी, अब इसके ऊपर क्या हो गई, +1 हो गई। तो इसका क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडेशन हो गया है। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, ये क्या होता है, इनकी एसआरपी वैल्यू नेगेटिव होती है। और ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो दूसरे का तो रिडक्शन करेंगे। और इसने खुद का क्या किया बेटा, खुद के साथ इसने नाइंसाफी कर ली, खुद के साथ क्या किया, ऑक्सीडेशन कर लिया। आया समझ में, इसका जस्ट अपोजिट होता है ये। तो इस तरीके से ये सीरीज है, इसको आप बना सकते हो, इसकी थ्योरी लिख सकते हो, किस तरीके से अरेंज की गई है, ठीक है। तो बेटा जी ये रहा, देखो, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और ऊपर क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है बेटा। तो यह है इलेक्ट्रोकेमिकल, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आई होप आपके अच्छे समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, अगला कह रहा है कि भाई साहब मोलर चालकता। तो बेटा जी देखो, फिर से वही क्वेश्चन आ गया है, बार बार मोलर चालकता के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है, बार बार। 4 बार तो हम सॉल्व कर चुके हैं, 5 बार ही आ चुका है। तो इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होगा, लैम्बडा एम इजिकल टू के सी, वो के 1000 बटा सी। ये फॉर्मूला आप लगाइए, इस पर वैल्यू पुट कीजिए, इसका आंसर निकालिए। होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है मानक SC के बारे में पूछ रहे हैं दोबारा से। सी, इस एग्जामिनर का सी में ज्यादा इंटरेस्ट है। सी, SHE, सी, मेल के लिए ही यूज होता है और फीमेल के लिए शी। यह स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मुझे लगता है इसका कुछ ज्यादा इंटरेस्ट है। तो बेटा जी सी का इसने नामांकित डायग्राम पूछा, हमने पहले क्वेश्चनों में कर चुके हैं, रिपीट है, ये याद कर जाना, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड वायर वाला सेल है। फिर पूछ रहा है कि फ्यूल सेल वो अन्य सेलों की तुलना में श्रेष्ठ क्यों होता है, फ्यूल सेल आर द बेटर देन द अदर सेल। तो बेटा जी फ्यूल सेल क्या होता है, फ्यूल सेल को हम बोलते हैं हाइड्रोजन सेल, इनको हम हाइड्रोजन सेल भी बोलते हैं। ये कहाँ पे यूज होता है बेटा जी, जो स्पेस में जो रॉकेट्स जाते हैं ना, उसमें हाइड्रोजन सेल का यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि बेटा जी ये लेस पोल्यूटेंट होता है। लेस मतलब ये पोल्यूशन जो फैलाते हैं, बहुत ही रेयर पोल्यूशन फैलाते हैं, पोल्यूशन फैलाते ही नहीं है। सबसे प्लस पॉइंट तो ये होता है कि ये लेस पोल्यूशन फैलाते हैं, पोल्यूशन बहुत ही मिनिमाइज होता है इनका पोल्यूशन फैलाना। अदर तो आप देख लो, बाइक स्टार्ट करें धुआं निकल रही है, वो क्या है, पोल्यूशन पर, वो भी एक तरीके से इंजन ही है। इनकी जो एफिशिएंसी होती है
वो क्या होती है, दक्षता जो इनकी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। यदि हम इनको अलग दूसरे सेल से यदि हम कंपेयर करेंगे तो उससे इसकी एफिशिएंसी होती है, इसकी दक्षता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये बेटा क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे बिना किसी अदर एनर्जी में कन्वर्ट हुए, अब एनर्जी वेस्ट की, डायरेक्ट कन्वर्ट करेंगे, डायरेक्ट। इस वजह से इनकी एफिशिएंसी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। एफिशिएंसी इनकी ज़्यादा होती है बच्चों, एफिशिएंसी इनकी ज़्यादा होती है। ठीक है बेटा, इनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, फिर इसमें बात करूँ तो इसमें जब ये सेल जब बर्न होता है, जब सेल के प्रोसेस होता है तो इसमें को प्रोडक्ट हमें CO2 प्लस H2O मिलता है। तो बेटा आपको पता है स्पेस में जो रॉकेट जाता है वो रॉकेट में हम हाइड्रोजन सेल का यूज़ करते हैं, और हाइड्रोजन सेल क्या होता है, पानी भी बनाता है। तो पानी का प्रोडक्शन भी कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन कर रहा है। तो इस तरीके से अदर सेल के कंपेरिजन में क्या होता है, बेटर होता है। तो आई होप आपके अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, नेक्स्ट कह रहा है डेनियल सेल में कैथोड में होने वाली। तो बेटा जी डेनियल सेल का देखो दोबारा से तीसरी बार चौथी बार क्वेश्चन है, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, कैथोड पे होता है रिडक्शन होता है। ठीक है बेटा, तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि लोहे के संचारण को रोकने के लिए इलेक्ट्रोड हेतु प्रयुक्त धातु का नाम बताइए। तो बेटा जी संचारण मतलब हम जंग को कैसे रोक सकते हैं। क्वेश्चन ये उठा कि यार हमारे घर में कोई भी लोहे की चीज़ है, कुछ भी हो, जंग पकड़ने लगी, मतलब कार के डोर वगैरह भी जंग पकड़ जाते हैं। अब उसको रोकने के लिए क्या करेंगे? तो साइंटिस्टों ने एक नई टेक्निक ईजाद की। उन्होंने बोला कि यदि मैं लोहे के ऊपर जिंक का पेंट कर दूं, जिंक को चढ़ा दूं, ठीक है, जिंक की लेपन कर दूं, जिंक की कवरिंग कर दूं, जिंक की यदि मैं कवरिंग कर दूं तो क्या होगा, लोहे पे जंग नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि जो जिंक होता है उसकी रिएक्टिविटी आयरन से ज़्यादा होती है। तो जिंक कह रहा है मैं खड़ा हूं तेरे आगे ढाल बन के, कोई भी पानी आएगा, ऑक्सीजन आएगी, मॉइस्चर आएगा, पहले मैं झेलूंगा उसको, पहले मैं उसके साथ रिएक्शन करूंगा, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी किससे ज़्यादा होती है, आयरन से। मैं पहले उसके साथ क्या करूंगा, भिड़ूंगा, उससे लड़ूंगा, फिर उसके बाद में तेरा नंबर आएगा यदि मैं फेल हो गया। तो बेटा जी फेल नहीं होता है। ठीक है, तो यदि मैं क्या करूंगा, मेरे कोई भी घर में कोई भी लोहे का आइटम है उसको मैं जंग से बचाने के लिए उसमें जिंक की कवरिंग कर दूंगा, जिंक की लेपन कर दूंगा, पेंट कर दूंगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनीकरण हिंदी के अंदर, जिंक का लेपन करना। क्यों? क्योंकि जिंक कहता है मैं खड़ा हूं, तेरे से ज्यादा पावरफुल हूं, तेरे ज्यादा रिएक्टिविटी मेरी है, पहले मैं ऑक्सीजन से पानी से भिड़ूंगा, क्योंकि कोरोजन किसकी प्रेजेंस में होता है, बाहर के एनवायरमेंट वायु की प्रेजेंस में या मॉइस्चर पानी की प्रेजेंस में। ठीक है बेटा, तो इस वजह से उस धातु का नाम बताया मैं जिंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो बेटा जी ये है कोलराउस लॉ के ऊपर, अभी हम करते हैं इस क्वेश्चन को, तो इसको मैं साफ कर देता हूँ। तो कोलराउस लॉ क्या कह रहा है, कोलराउस एक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया था, एक बीकर लिया, एक पात्र लिया, उसके अंदर क्या भर दिया, इलेक्ट्रोलाइट्स भर दिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लिया। अब कौन सा लिया वो पता नहीं है हमको, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लिया। ठीक है, फिर भी उसका पेट नहीं भरा, उसने कहा मैं और पानी डालूंगा इसमें। तो उसने क्या किया बेटा, उसने क्या किया, उसको और डाइल्यूट कर दिया। क्या कर दिया, उसका डाइल्यूशन कर दिया। डाइल्यूशन मतलब पतला कर दिया, उसको क्या कर दिया बेटा, पतला कर दिया। पतला कैसे होगा, पानी डाल डाल के, फिर कुछ ऐसा सॉल्यूशन डाला उसमें जो ये सॉल्यूशन और डाइल्यूट हो गया। अब ये बेटा क्या था, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन था, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो बेटा जी इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करने लगे, डिसोसिएट होने लगे, मूव करने लगे, अलग अलग होने लगे। तो कोलराउस लॉ यही बोलता है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर चालकता उसके आयनों के योग के बराबर होता है। तो बेटा जी मान लो मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या ले लिया मैंने, चलो ये ले लेता हूँ CH3COH डबल बॉन्ड OH ले लिया मैंने इसमें। ठीक है, ये इसमें मैं पानी डालूंगा तो इट विल बी कन्वर्ट इनटू इन देयर आयंस। तो ये इसके अंदर टूट गया। तो कोलराउस क्या कहता है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन कितना किया हमने, इनफाइनाइट, अनंत। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के आयन जो होंगे, किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की जो मोलर चालकता होगी, मतलब लैम्बडा एम होगी, इसको लैम्बडा नॉट बोलते हैं। नॉट मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जीरो लगाने पे क्या हो जाता है, समझ में आ जाता है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन के बारे में पूछा गया। तो इसकी जो मोलर चालकता होगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, वो क्या होगी, लैम्बडा एम CH3C डबल बॉन्ड O माइनस प्लस लैम्बडा एम नॉट H प्लस, मतलब इस इलेक्ट्रोलाइट के आयनों के योग के बराबर होगी।
यही कहता है कोलराउस लॉ। ठीक है बेटा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये पूछ रहा है, ये क्वेश्चन दिया गया है कि लैम्बडा एम नॉट मतलब इनफाइनाइट डायल्यूशन पे इसकी मोलर चालकता निकालिए। ठीक है, अब हम इसकी मोलर चालकता निकालते हैं। तो बेटा जी सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लेंगे यहाँ पे लैम्बडा एम नॉट की वैल्यू लेंगे पहले NaCl, लैम्बडा एम NaCl लेंगे, NaCl, लैम्बडा एम HCl, लैम्बडा एम CH3C डबल बॉन्ड OH। ये हमारे पास 3 वैल्यू यहाँ पे दी गई है, 3 वैल्यू दी गई है, 3 वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो लैम्बडा NaCl की 110 इसकी है 100 और एसिटिक एसिड कितनी है 390। तो हमने निकाल लिया 390। ठीक है, अब ये तीनों हमने बना लिया। अब कोलराउस साहब क्या कहते हैं, कोलराउस साहब कहेंगे कि बेटा जी हमको क्या बनाना है। तो वो हमसे कहते हैं कि लैम्बडा एम CH3C डबल बॉन्ड ONa इज इक्वल टू लैम्बडा एम नॉट CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस लैम्बडा एम NaCl माइनस लैम्बडा एम HCl। ठीक है, तो बेटा जी ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा, सोडियम साल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ये किससे बनेगा, जब मैं एसिटिक एसिड की रिएक्शन NaCl से कराऊंगा, दोनों रिएक्ट करेंगे और HCl को बाहर निकाल के फेंक देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास CH3C डबल बॉन्ड ONa। अब इसकी वैल्यू हमको पुट करनी है। तो NaCl की कितनी है, पहले एसिटिक एसिड कितनी है 390 प्लस में NaCl कितनी दी गई है 1 माइनस बेटा माइनस। ठीक है, ये हो गया 100। तो बेटा जी जो आंसर आएगा वो आंसर क्या होगा, इसकी लैम्बडा इसकी क्या आएगा, ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस की क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। और हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि एसिटिक एसिड की चालकता। तो बेटा एसिटिक एसिड की चालकता कितनी, चालकता का मतलब होता है ये कितनी है 5 × 10⁻⁵ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, अब ये पूछ रहा है एसिटिक एसिड के लिए लैम्बडा नॉट एम। तो बेटा अनंत तनुता पे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्शन 250 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, 250 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो इसके वियोजन स्थिरांक का मान ज्ञात करो। वियोजन स्थिरांक, बहुत लेट ये क्वेश्चन है। वियोजन स्थिरांक को बोलेंगे हम के से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके बारे में पूछा गया है कि भाई के की वैल्यू तो निकाल के बता दे हमको। तो बेटा जी जो लास्ट में पूछा जाता है ना, पहले आप उसका फॉर्मूला लिखो। न्यूमेरिकल सॉल्व करने का मतलब ये होता है। तो बेटा जी ये होता है डाइल्यूशन कांस्टेंट। ठीक है, इसको हम के से रिप्रेजेंट करेंगे। इसकी वैल्यू होती है C∝² बराबर बटा 1 - अल्फा। ये इसकी फॉर्मूला होता है। ठीक है, हमें ये निकालना है। ठीक है, हमें ये निकालना है, बट हमको दिया क्या गया है। तो बेटा हमको C की वैल्यू पता है, C की वैल्यू पता है हमको। ठीक है, C की वैल्यू पता है। ठीक है, अल्फा की वैल्यू हमको निकालनी है। अब अल्फा हम कहाँ से निकालेंगे, अल्फा कहाँ से निकाल सकते हैं बेटा। तो अल्फा को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अल्फा हमको इस फॉर्मूले से मिलेगा, अल्फा इज इक्वल टू लैम्बडा एम अपॉन लैम्बडा नॉट एम। ये हमको क्या निकाल के देगा, इस अल्फा की वैल्यू निकाल के देगा। ठीक है, लैम्बडा एम क्या है, किसी कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टेंस, और लैम्बडा नॉट एम का मतलब होता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्शन। तो हमें यहाँ पे अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, हमें यहाँ पे अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी बेटा जी। यहाँ पे हमें अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो बेटा जी अब हमने अल्फा की वैल्यू में क्या करेंगे, लैम्बडा एम और लैम्बडा नॉट एम। तो बेटा लैम्बडा नॉट एम का तो हमको मान दिया गया है, क्या है ये रहा, ये हमको गिवन है 250, बट ये हमको गिवन ही नहीं है, यहाँ भी फंस गए। तो इसका फॉर्मूला कहाँ से निकलेगा, इसका भी हम निकालते हैं। इसका यहाँ से निकालेंगे तो लैम्बडा एम कहाँ से निकलेगा, लैम्बडा एम निकलेगा ये रहा, लैम्बडा कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी। इससे हम लैम्बडा एम निकाल लेंगे। तो बेटा जी इससे हम लैम्बडा एम निकालेंगे तो लैम्बडा एम की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, लैम्बडा नॉट एम दिया हुआ है तो हमें क्या मिल गया, अल्फा। अब अल्फा की वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वियोजन स्थिरांक। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इस तरीके से आप लोग सॉल्व कीजिए। मैंने आपको क्वेश्चन बता चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमसे कह रहा है, ये रहा बहुत इंटरेस्टिंग सा, दोबारा सा लैम्बडा एम मोलर कंडक्टेंस में फिर से क्वेश्चन आ गया, ये नहीं छोड़ रहा पीछा। ठीक है, लैम्बडा एम पूछा है और वो भी कौन सा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे पूछा है। ठीक है,
ठीक है, इनफाइनाइट पूछा है या फिर सीमांत डाइल्यूशन, जो भी है कुछ भी है छोड़ो। हाँ इनफाइनाइट पे पूछा है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है मैग्नीशियम +2 और Cl-1, ठीक है, इनके मोलर कंडक्टेंस दी हुई। तो बेटा पहले हम देखते हैं दोनों मिलके क्या बनाते हैं। ये बनाते हैं MgCl2, MgCl2 का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब इसमें मोलर कंडक्टेंस पूछा गया है, तो बेटा जी Mg का मोलर कंडक्टेंस हम क्या लिखेंगे, तो Mg को लिखेंगे पहला लैम्बडा m, Mg+2 का कितना है इसमें 106, और Cl- लैम्बडा m, Cl- का कितना है बेटा 76.3, ठीक है। तो हमें किसका मिल चुका है, इस m का मिल चुका है और इस Cl का मिल चुका है। अब हमें निकालना है इसका, इसको हम कहीं से निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला क्या, कुछ नहीं यूज नहीं होगा स्पेशल सा। हम क्या करेंगे बेटा जी, हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। जब इनको जोड़ेंगे तो ऑफकोर्स हमें ये मिलेगा। तो इसका फॉर्मूला होगा लैम्बडा नॉट m Mg+2, Mg+2, ठीक है, प्लस में इसमें लिखेंगे लैम्बडा नॉट m Cl-, ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे लैम्बडा नॉट m MgCl2, ठीक है, बनाएंगे, ठीक है। बट यहाँ पे एक खेल हो रहा है खतरनाक। वो खतरनाक खेल क्या है, इसमें आयन दिए हुए हैं +2 और -1। ये भी बोलते हैं कि मुझे मत छोड़ो, मुझे भी इसमें इन्वॉल्व करो। तो बेटा जी जो भी आयन दिए गए होते हैं इस तरीके से अलग से दिखाए गए होंगे आपको एग्जामिनर, यदि एग्जामिनर दिखाता है क्वेश्चन में, तो उनको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा यहाँ पे क्या है 2, तो 2 × लैम्बडा m Mg+2, ठीक है, mg भी लिख सकते हैं, +2 लिख दो। क्यों है, क्योंकि mg के ऊपर दो चार्ज है, स्पेस 2 से मल्टीप्लाई। उसी तरीके से Cl के पास क्या है 1, चार्ज का मत देखना प्लस है माइनस है, बस आप तो वैल्यू देखो उनकी, ठीक है। फिर हमको क्या मिल जाएगा, तो बेटा यहाँ पे लिखूंगा 2 × mg की वैल्यू कितनी है 106, प्लस में 1 × क्लोरीन कितनी है 76.3। तो बेटा जी जो आंसर आएगा वो क्या आएगा इसका, वो क्या आएगा लैम्बडा m। तो ये आपका होमवर्क है, इसको सॉल्व कीजिएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को हम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि प्रतिरोधकता की चालकता सेंटीमीटर ओम मीटर होती है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कर चुके हैं। फैराडे का सेकंड लॉ रिपीटेड है, कर चुके हैं। मानक इलेक्ट्रॉन नामक के चित्र भी बना चुके हैं। बेटा रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, याद रखिएगा, ठीक है बेटा जी। थैंक यू सो मच, आई होप आपके अच्छे से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझ में आई हो। और इन क्वेश्चन को पढ़ के जाना, याद करके जाना। कुछ स्पेशल सेल्स के ऊपर, फैराडे लॉ के ऊपर क्वेश्चन, और लैम्बडा m जो मोलर कंडक्टिविटी पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच, और लाइक करके जाओ बेटा जी। वीडियो अच्छी लगी है शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, कॉन्फिडेंस लूज़ मत करना, अच्छे से पढ़ाई करके जाना, बढ़िया आपका पेपर होगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलेंगे हम नई सीरीज़ के अंदर, आगे एक वीडियो आएगी तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, अदरवाइज नहीं आ पाएगी क्योंकि टाइम मेरे पास भी नहीं है, ठीक है इतना। तो थैंक यू सो मच, लाइक करो बेटा, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। COT सीरीज़ नहीं आ रही है 2026 के एग्जामिनेशन के अंदर। और बेटा जी मैं सब्सक्राइबर्स के नाम लेना चाहता हूँ, जो सब्सक्राइबर्स है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कंटिन्यूसली हमको कमेंट करते हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी वीडियो हमको अच्छी पसंद आ रही है। तो इधर रिधिमा है, और एक गीतिका एंड निक्कू, एक लक्की है, ठीक है, और एक संजय है, और एक तलविंदर, और एक इंडिविजुअल डिफ़ॉल्टर। तो बेटा जी थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ बने हुए हैं। तो करिए अपनी तैयारी बढ़िया, कॉन्फिडेंस होके जाइए, अब अच्छा होगा। ऑल इज़ वेल, थैंक यू सो मच।